सांसदों के टेबल पर चढ़कर हंगामा करने पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुए भावुक, बोले रात भर नहीं सोया। लोकसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद ओम बिरला ने पीएम मोदी, अमित शाह और सोनिया गांधी के साथ की बैठक। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उत्पादकता वाला रहा वर्तमान सत्र, 96 में से 75 घंटे नहीं हो सका कामकाज। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा भूस्खलन, मलबे में बस समेत कई गाड़ियां दबी, 2 शव बरामद, 25 से 30 यात्री लापता। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे, टॉप 10 में शामिल हुए जसप्रीत बुमराह। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एलओसी के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, जारी है तलाशी अभियान। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सीएस पिटाई मामले में आरोपों से अदालत ने किया बरी। और अफगानिस्तान में कुंदुज हवाई अड्डे के पास से सेना का स्थानीय मुख्यालय हाथ से निकला, पूरे पूर्वोत्तर सूबे पर अब तालिबान का कब्जा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कम होने के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट दोनों ही में सुधार देखा गया है, लेकिन नौकरी की क्वालिटी कमजोर हुई है। मसलन महामारी की लहरों में नौकरी पेशा वालों पर गाज गिरी है और ये वर्ग महामारी से नहीं उबर पाया है। सैलरीड क्लास वालों की नौकरी में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। महामारी की दूसरी लहर के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट में सुधार दिहाड़ी और खेतीहर मजदूरों की वजह से हो रहा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने CMIE, RBI और MOSPI के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि महामारी के बाद भी हालात में सुधार नहीं हो रहे हैं। मसलन रिपोर्ट में 2012 से जुलाई 2021 तक के आंकड़े दिए गए हैं, जिसके मुताबिक रोजगार जहां बढ़ रहा था वो अब घट रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग मानते हैं कि रोजगार के हालात महामारी की वजह से बिगड़ गए हैं। इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत भी बिगड़ रही है। सर्वे में शामिल 70% से ज्यादा लोग मानते हैं कि महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है। महामारी में अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ने और रोजगार की हालत खराब होने की वजह से लोगों की आय में कमी आई है। सर्वे के मुताबिक 65% से ज्यादा लोग मानते हैं कि महामारी के बाद उनके इनकम में कमी आई है। एक तरफ तो लोगों का इनकम कम हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सामानों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल में भी गिरावट देखी गई है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जुलाई महीने में गिरकर 48.6 पर आ गया है। CCI का गिरना लोगों की नौकरियां और इनकम में कमी और महंगाई बढ़ने की आशंका को बढ़ाती है। CCS आर्थिक प्रदर्शन विशेष रूप से निजी खपत का एक उपयोगी संकेतक है। ऐसे में ये कहना भ्रामक है कि पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। विवादित इलेक्टोरल बॉन्ड को मानो भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। पिछले 17 चरणों में इसकी बिक्री के अगर आंकड़े देखें तो हर बार कॉरपोरेट और इंडिविजुअल से बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। मसलन एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को साल 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला और चंदे में 76% की बढ़त देखी गई। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 4,215 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इनमें वित्त वर्ष 2017-18 में 210 करोड़, 2018-19 में 1,450 करोड़ और एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में पार्टी को 2,555 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जबकि दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कम चंदा मिला, जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। मसलन कांग्रेस को पिछले 3 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 706.12 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसी तरह टीएमसी को 197.46 करोड़ रुपए, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को करीब 60 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 18 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उद्योगपतियों या इंडिविजुअल से चंदे के तौर पर मिले हैं। इलेक्शन वॉच ADR की रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2018 से जुलाई 2021 के बीच 7,380.6 करोड़ रुपए की लागत के 14,363 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं।
इस दौरान 14,217 बॉन्ड से 7,360 करोड़ रुपए अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के कुल मूल्य का 60.26% हिस्सा इसी दौरान मार्च 2019 से लेकर मई 2019 की अवधि में भुनाए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल कीमत का 49.07% हिस्सा अकेले लोकसभा चुनाव के दौरान मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान खरीदे गए। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पिछले 3 साल में खरीदे गए कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 92.3% या 6,812 करोड़ रुपए की लागत के बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, जो इस बात का संकेत है कि ये बॉन्ड इंडिविजुअल के मुकाबले उद्योगपतियों द्वारा ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा डोनर और राजनीतिक दलों को प्रदान की गई गुमनामी को देखते हुए ये राजनीतिक दलों को चंदा देने का सबसे लोकप्रिय तरीका बनकर उभरा है। साल 2018-19 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कुल इनकम का 52% और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल इनकम के करीब 54% हिस्से इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आए थे। वित्त वर्ष 2018-19 की एडीआर रिपोर्ट में बताया गया था कि 4 राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी ने कुल 1,960.68 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्ति की घोषणा की थी, जबकि 7 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों जिसमें बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआरसी, शिवसेना, टीडीपी, जेडीएस और एसडीएफ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 578.49 करोड़ रुपए के चंदे का खुलासा किया था। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। पिछले दिनों राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एसए बोबडे ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने तब दलील दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपना काम कराने का एक जरिया बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले कुछ दशकों में पूरे भारत और उपमहाद्वीप में गर्मी और सूखे की वजह से बारिश में बढ़ोतरी और इसके साथ ही चक्रवाती तूफानों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आईपीसीसी की रिपोर्ट 195 देशों की सरकारों के सहयोग से वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक नाम से प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हीट वेव और आर्द्र गर्मी इस दौरान अधिक तीव्र और लगातार बनी रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस 21वीं सदी के दौरान वार्षिक और ग्रीष्म मॉनसून वर्षा दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में कहा गया है। गर्मी के चरम स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि ठंडे चरम के स्तर में कमी देखी गई है और ये रुझान आने वाले समय में बरकरार रहने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई मॉनसून और पूर्वी एशियाई ग्रीष्मकालीन मॉनसून में होने वाली बारिश कम समय में आंतरिक परिवर्तनशीलता के प्रभावों पर हावी होगी और लंबे समय में बारिश में बढ़ोतरी होगी। बारिश में बढ़ोतरी भारत के दक्षिणी भागों में ज्यादा समस्या पैदा कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी तट पर साल 1850 से 1900 की तुलना में बारिश लगभग 20% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया 4 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है तो भारत में सालाना होने वाली बारिश में 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो, जो पर्यावरण परिवर्तन संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एसोसिएट निदेशक और रिपोर्ट के लेखकों में एक हैं, उन्होंने कहा, रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु परिवर्तन एक सच है, ग्लोबल वार्मिंग एक सच है और ये कि मानव प्रभाव की वजह से वार्मिंग हुई है और अब ये अच्छी तरह से स्थापित है। हमने दुनिया भर में तेजी से बदलाव देखा है। हीट वेव, भारी बारिश, सूखे और ऐसी घटनाओं के साथ या गर्म शुष्क हवा का मिश्रण, जंगल में आग लगना, हम ऐसे घटनाक्रम दुनिया के हर हिस्से में देख रहे हैं। भले ही हम पूर्व औद्योगिक स्तरों से तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लें, लेकिन हमें इन समस्याओं से जूझते रहना पड़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक स्वप्ना पनिकल के हवाले से बताया है कि तटीय क्षेत्र के नुकसान के साथ
एशिया के चारों ओर समुद्र का स्तर वैश्विक औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि समुद्र के चरम स्तर में जो पहले 100 साल में एक बार बदलाव होता था, वो 2050 तक हर 6 से 9 साल में बदल सकता है, जबकि साल 2100 तक इसमें हर साल बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महासागरों की तुलना में उच्च दर के साथ हिंद महासागर गर्म हो रहा है। जानकारों की माने तो समुद्र के स्तर में वृद्धि में थर्मल विस्तार का 50% योगदान है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर औसतन समुद्र स्तर लगभग 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, जो 2006 और 2018 के बीच अनुमानित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।